स्वर तथा वर्णों के कारण उसका सौंदर्य होता है और जो सुनने वालों का मन रिझाता है। वर्ण की परिभाषा इस श्लोक में है। गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्धा निरूपितः स्थाय्यारोह्यवरोही च संचारी त्यथलक्षणम। अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के हैं। पहला स्थायी, दूसरा आरोही, तीसरा अवरोही और चौथा संचारी। स्थायी वर्ण एक ही स्वर को बार बार ठहर कर के उच्चार करने की क्रिया को स्थायी वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें 2 बार गंधार और 3 बार मध्यम स्वरों का जैसा उच्चारण या अदायगी हुई, इसी को स्थायी वर्ण कहेंगे। दूसरा आरोही वर्ण किसी भी नीचे के स्वर से ऊपर की ओर बढ़ना, जैसे नि सा रे गा रे गा मा गा रे बा गा दा मनी प सा गा म ध रे गा ब नी रे गा प द नी सा। ऐसे स्वर समुदायों को आरोही वर्ण कहेंगे। तीसरा अवरोही वर्ण ऊंचे स्वर से नीचे स्वर की ओर लौटना, जैसे ग रे नि ध रे नि ध प नि ध म ग प रे सा नि ध प ग रे सा नि ध प म ग प रे सा। इस क्रिया को अवरोही वर्ण कहेंगे। चौथा संचारी वर्ण पहले बताए गए 3 वर्णों के मिश्रण को संचारी वर्ण कहेंगे। अलंकार कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। प्रचार में गायक वादक इन अलंकारों को पलटे भी कहते हैं। छात्रों को जल्दी स्वरज्ञान हो तथा गला तैयार करके राग विस्तार करने में आसानी हो, यही हेतु अलंकारों में होता है। अलंकार वर्ण समुदायों की क्रमानुसार सीढ़ी को कहते हैं। उदाहरणार्थ कोई भी स्वर समुदाय निश्चित कीजिए, जैसे सा रे ग सा, सा रे ग सा। इसमें आरोही व अवरोही दोनों वर्ण हैं। अब यही क्रम रखते हुए दूसरी सीढ़ी रे से आरंभ होगी, रे ग म रे, और तीसरी ग म प ग। इस प्रकार म प ध म प ध नि प ध नि सा ध नि सा रे ग सा। अब इसी क्रम को उल्टा करके तार सा से मध्य सा तक गाने पर इस तरह पलटे का अवरोह होगा, जैसे
सा नि ध सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे सा ग रे सा नि रे सा नि ध सा। ऐसे मुख्य अलंकार 64 हैं जिनके द्वारा संगीत की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी स्वर। हर राग के नियमों में वादी, संवादी, अनुवादी एवं विवादी ऐसे 4 प्रकार के स्वरों की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। पहला, वादी स्वर। वदति इति वादी, वह स्वर जो कि राग को व्यक्त करता है और राग का नाम तथा गाने का समय निश्चित करने में सहायक होता है। अन्य स्वरों की अपेक्षा जो बार बार दोहराया जाता है, ऐसे स्वर को राग का वादी स्वर कहते हैं। दूसरा, समाधि स्वर। यह वादी स्वर से कम परंतु शेष सभी स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रबल एवं वादी स्वर का सहायक होता है। उसको वादी स्वर से चौथा अथवा 5वां होना चाहिए। उदाहरणार्थ, राग यमन में ग वादी और नी समाधि है। इसका विस्तार सुनने से इन दोनों स्वरों का महत्व आप स्वयं जान सकते हैं। अब समाधि स्वर पे जोर होगा। मदन धनी मदन निध मगरे गम धनी मदनी तीसरा, अनुवादी। वादी तथा संवादी के अतिरिक्त राग में लगने वाले बाकी सब स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। चौथा, विवादी। विवादी स्वर का वास्तविक अर्थ ऐसा स्वर कि जिसको लगाने से राग बिगड़ने की संभावना रहती है।
इसलिए इसको प्रायः वर्ज स्वर ही मानते हैं और उसका व्यवहार भी ऐसे ही है। परंतु कुशल गायक जब ऐसे विवादी स्वरों का कभी कभी प्रयोग करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर स्त्री के मुख पर काला तिल शोभा देता हो। इसका उदाहरण भी राग यमन में हमको मिलेगा। वैसे इस राग में मध्यम तीव्र और बाकी के सब शुद्ध स्वर हैं, परंतु कभी कभी दो गंधारों के बीच में जब शुद्ध मध्यम का प्रयोग विवादी स्वर के हैसियत में होता है तब राग यमन की शोभा और बढ़ती है। जैसे पूर्व राग और उत्तर राग। हिंदुस्तानी संगीत में रागों के समय निर्धारित हैं कि अमुक समय पर अमुक राग गाना चाहिए और यह परंपरा प्राचीन काल से रही है। इसका आधार अथवा शास्त्रोक्त प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं हो सका, परंतु अनिश्चित समय से चली आ रही इस परंपरा के पीछे कोई न कोई तथ्य ज़रूर है और इसकी खोज होना भी आवश्यक था। इसलिए यह कार्य पंडित भातखंडी जी ने वैज्ञानिक ढंग से संशोधन करने के पश्चात हो पाया। वह इस तरह से समझाते हैं। सबसे पहले रागों के दो मूल भेद करना होगा। पहला पूर्व राग, दूसरा उत्तर राग। दोपहर के 12 बजे से मध्य रात्रि के 12 बजे तक जो राग प्रचार में बजाए जाते हैं वे सब पूर्व राग हैं। इसी प्रकार रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक जो राग गाए जाते हैं उन्हें उत्तर राग कहेंगे। प्रचार में पूर्व रागों को पूर्वांगवादी राग और उत्तर रागों को उत्तरांगवादी राग भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि पूर्वांगवादी रागों में वादी स्वर हमेशा सप्तक के पूर्वांग में यानी सा रे ग म इस अंग में होता है। इसी प्रकार उत्तरांगवादी रागों में वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग में यानी प ध नि सा में होता है। इससे वादी स्वर के जरिए राग का स्थूल समय मालूम होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि पूर्वांग का क्षेत्र सा से प और उत्तरांग का क्षेत्र म से तारसा तक माना जाता है। इसके अनुसार कुछ पूर्व रागों में पंचम स्वर वादी होना और कुछ उत्तरांग रागों में मध्यम स्वर वादी होना असंभव सी बात नहीं है। संधि प्रकाश राग। संधि प्रकाश राग यानी संधि प्रकाश के समय गाए जाने वाले राग। संधि प्रकाश 24 घंटों में 2 बार आता है, एक सूर्योदय के समय और दूसरा सूर्यास्त के समय, जब दिवस और रात्रि की उत्तम संधि होती है। वह समय 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का होता है, जिसे संधि प्रकाश समय कहते हैं। इसके आधार पर अब हमको रागों का समय चक्र बनाना आसान हो जाता है। इसके लिए यह 3 वर्ग अथवा समुदाय
याद रखने होंगे। वे इस प्रकार: पहला, शुद्ध रे ध के स्वर वाले राग। दूसरा, कोमल रे ध स्वर वाले राग। और तीसरा, कोमल ग और नी स्वर वाले राग। इनमें से दूसरे वर्ग के रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं। यानी रे ध कोमल और ग नी शुद्ध होना, यह संधि प्रकाश रागों का दर्शक चिन्ह है। इस वर्ग में संध्या काल के राग मारवा, पूर्वी व भैरव ठाट से उत्पन्न हुए राग गाए जाते हैं। बाद में कल्याण, बिलावल और खमाज, इन ठाटों में से उत्पन्न होने वाले रात्रि के राग, और फिर काफ़ी, असावरी, भैरवी और टोड़ी, इन ठाटों के रात्रि के राग गाए जाते हैं। पुनः प्रातःकाल में 4 बजे से 7 बजे तक संधि प्रकाश राग, और आगे वही क्रम जारी रहता है। हर एक ठाट में से पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी, ऐसे दोनों प्रकार के राग उत्पन्न हो सकते हैं। राग आलाप। आलाप यानी परिचय। किसी भी राग का पूर्ण परिचय हमें आलाप द्वारा ही हो सकता है। राग तो केवल चंद स्वरों से बनी हुई मूर्ति समान होता है, परंतु उसके विराट रूप का दर्शन हमें तब होता है जब गायक एकाग्र होकर उसकी आराधना करता है और आत्मपुष्प चढ़ाता है। यह सब शक्ति आलाप के अंदर है। इसीलिए रागों का महत्व एवं अस्तित्व हजारों वर्षों के बाद आज भी है। हिंदुस्तानी गायक आलाप आकार से गाने की अपेक्षा त, न, नोम, री, ते, नोम, नाना इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस नोमतोम से गाना सुलभ हो जाता है और इसका परिणाम भी उत्तम होता है। कुशल गायक आलाप को 4 अंगों में गाते हैं। पहला स्थाई, दूसरा अंतरा, तीसरा संचारी और चौथा अभोग। स्थाई अंग षड से आरंभ होकर धीरे धीरे मंद्र स्थान और मध्य स्थान के निषाद तक विस्तार करते हुए तार स्थान के षड्ज को स्पर्श कर फिर नीचे सा पर पहुँचने को कहते हैं। अंतरा मध्य स्थान के गंधार, मध्यम अथवा पंचम से शुरू होकर तार षड्ज पर अनेक बार खुली आवाज़ में स्थिर होता है और अंत में क्रमशः उतरते हुए मध्य षड्ज में आकर मिलता है। इसके बाद संचारी अंग, जो सा, म, प, इनमें से किसी एक स्वर से शुरू होता है। इसमें मीड़ यानी एक स्वर से दूसरे स्वर तक घर्षण से जाना, जैसे तब ग म प सा प नी प सा ग रे सा नी कंपन यानी कंपित स्वर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाना, जैसे पगम पनी पसा सा
इस प्रकार गमक यानी एक स्वर को उससे नीचे के अथवा उसके ऊपर के स्वरों से सीने की आवाज़ से आघात करने को कहते हैं। जैसे यह स्वर है धैवत, ध। इसको अगर नीचे के स्वर से आघात किया जाए तो यूं होगा, द पद ध 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 ध। यानी इस धैवत को पंचम, नीचे के पंचम से, नीचे के मध्यम से, नीचे के गंधार से, नीचे के रेखब से या सा का कण देके जितना सुर नीचे होगा उतना ही उस गमक में सीने का जोर अधिक होगा। जैसे ध 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 ध, इस प्रकार। और ऊपर के स्वरों से यूं होगा, ध नि ध स ध र ध। अब इसका क्रमशः ध 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 ध, इस तरह से। इन सब प्रयोगों से संचारी अंग की पुष्टि होती है। यह अधिकतर मध्य पंचम से मध्य षड्ज तक समाप्त होता है और अंत में अभोग अंग गाते हैं। इस अंग में गायक अपनी आवाज़ को चाहे जितना ऊंचा फेंक सकता है और अंतरा के सदृश एक और चित्र जोरदार कंठ से निर्माण करके धीरे धीरे मध्य षड्ज पर आकर अपना आलाप गान समाप्त करता है। इस आलाप का संक्षिप्त उदाहरण राग भिमपलास में अब सुनिए।
तान। गान या वादन में तान का स्थान वैसे ही है जैसे स्वादिष्ट भोजन के अंत में मिष्टान्न का होता है। योग्य प्रमाण में योग्य रीति से तान ली जाए तो महफिल का समापन सचमुच बड़ा ही आनंददायक होता है। अधिक देर तक आलाप गान का गंभीर वातावरण और उसके बाद ख्याल नामक गीत का मुक्तायम्पु जब तान से किया जाता है तब श्रोतागण उससे अधिक प्रभावित होते हैं। ख्याल गान में तानों का महत्व होता है जो कि पिछले 101 वर्षों से प्रचार में आया। इससे पहले केवल आलाप और ध्रुपद गाते थे। तान का प्रयोग आजकल विलंबित और द्रुत ख्यालों में होता है। तान को एक तरीके से लयबद्ध जलद आलाप कहना अनुचित न होगा। उदाहरणार्थ इस आलाप को एक नियमित रूप से लयबद्ध किया जाए तो ऐसा लगेगा। ने ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा। इसी को द्रुत करने से वह तान कहलाएगी। जैसे नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा, नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा, नि ध नि रे ग रे ग म प म ग रे नि रे सा। तानों के बहुत से प्रकार हैं। जैसे सपाट तान, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। यह हुआ सप्तक का आरोह व अवरोह का सीधा जलद रूप। दूसरा बढ़त की तान। इसमें एक छोटा स्वर समुदाय लेकर उसमें आरोह में हर बार एक एक स्वर जोड़कर वापस अवरोह लौटने को बढ़त कहते हैं। जैसे एक स्वर समुदाय है नी रे ग रे। अब इसकी बढ़त इस प्रकार होगी नी रे ग रे ग म ग रे ग म प म ग रे ग म प म ग रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग ग म प ध नि सा रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। इसी को आकार में गाने से इस तरह लगेगा तीसरा पलटे वाली तान। इस तान में शुरू में जो अलंकार सिखाए जाते हैं उसमें से किसी एक को लेकर तान के बीच से ही दूसरा अलंकार और फिर तीसरा इस प्रकार गाते हुए सपाट अवरोह से तान समाप्त करने को पलटे वाली तान कहते हैं। जैसे ग ग रे सा, ये पलटा लीजिए ग ग रे सा म ग रे ध ध म ध म ग नि ध नि ध म रे रे नि रे नि ध ग रे ध नि रे नि ध नि ध म ध म ग रे ग रे। ये यहाँ बदल गई।
ग ग रे ग रे सा म ग म ग रे ध ध म ध म ग नि ध म रे रे नि रे नि ध ग ग रे ग रे सा नि रे नि ध नि ध म ग म ग रे ग रे नि रे ग रे रे ग म ध म ध नि ध नि रे नि रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। एक बार इसको फिर सुन लीजिए, पलटे वाली तान। ग ग रे ग सा म ग रे ध ध म ध म ग नि ध म रे रे नि रे नि ध ग ग रे ग रे सा नि रे नि ध नि ध म ग रे ग रे नि रे ग रे रे ग म ध म ध नि ध नि रे नि रे ग रे सा नि ध प म ग रे सा। चौथी गमक तान। मंद्र अथवा मध्य स्थान में सीने का जोर योग प्रमाण में लगाकर किसी भी तान का विस्तार करना, जैसे दाने दादा ने रे दाने गा गा रे दा मा गा धा धा मा नि दा मा धा पा मा गा रे गा मा पा रे गा रे अरे रे सा सा दा 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 ने रे सा। पांचवे बोल तान। इसमें गीत के शब्दों को लेकर तान के बीच में इस तरह पिरो देना जिससे शब्दों का छंद भाव उत्तम रीति से प्रकट हो तथा स्वर लय और बोलों का एक अच्छा गुलदस्ता तैयार हो। इसको तैयार करने को ही बोलतान कहते हैं। जैसे मना तो काहिन धीर धरत अब, मना तो काहिन धीर धरत अब, धीर धर सब कारज तुरत, मना तो काहिन धीर धीर धीर, मना तो काहिन धीर धरत अब, मना तो काहिन काहिन धीर धर धीर मना तो मना तो काहिन, मना तो काहिन धीर धरत अब, मना तो काहिन धीर धरत अब, मना तो मना तो काहिन। इस प्रकार स्वर पक्ष के अंतर्गत ये सब महत्वपूर्ण पारिभाषिक जानकारी अति आवश्यक होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और परिभाषाएं हैं जिनका सस्वर ज्ञान होने से शास्त्रीय संगीत अत्यंत रोचक ढंग से श्रवण किया जा सकता है। जैसे कण। कण नामक वस्तु जो है वो इस प्रकार होगी। मुख्य स्वर को किसी भी आरोहात्मक अथवा अवरोहात्मक स्वर से शीघ्रता से परंतु किंचित स्पर्श देने की क्रिया को कण कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंचम है, प, इसको कण लगाने से नीचे से त्यूर्म का कण और ऊपर से धैवत का कण देने से इस तरह से लगेगा। प म ब म ब। अगर धैवत का कण देते हैं प, यह शुद्ध धैवत का कण हुआ। मुर्गी,
इन दोनों कणों को एक साथ पर शीघ्रता से गाया जाए तो यह मूर्खी होगी। मसलन इसका प्रयोग अशास्त्रीय संगीत में अधिक शोभा देता है, जैसे प प प प प। अगर ये मध्यम को दिया जाए म 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 रे 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 मारे रिम झिम पायल बाज रे, मारे रिम झिम पायल बाज रे, नाला लोभे क्यों कर आयो रे, नाला लोभे क्यों कर आयो रे। इतना कहकर यह प्रथम भाग यानी संगीत का स्वर पक्ष हम यहाँ समाप्त करते हैं। इससे जुड़ी हुई कई बातें हैं जिनको स्वयं अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है।